शादी करने का प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो हमें कभी महसूस भी नहीं होने दिया जाता, क्योंकि हमारी लाइफ की जो स्क्रिप्ट है वो ऐसे डिजाइन हुई है कि उसमें शादी करना भी उतना ही जरूरी है जैसे हमारे लिए सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना, सोना, जिंदा रहना। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपको शादी करनी ही करनी है। डजेंट मैटर आप अमीर हो कि गरीब हो, आप कौन से रिलीजन के हो, आप किस रीजन में रहते हो, और वगैरह वगैरह की चीजें। और अगर गलती से आपने ये क्वेश्चन कर लिया या ये बोल दिया कि आपको शादी नहीं करनी, फिर आता है आपके ऊपर प्रेशर। प्रेशर तीन तरफ से आता है। सबसे पहली चीज तो आपके पेरेंट्स, दूसरा आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त यार, आपके आसपास के लोग, एक्वेंटेंसेस, और सबसे लास्ट में सोसाइटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर किस तरह से आता है शादी का। ये भी आपको आई एम श्योर पता ही होगा कि वो चाहते हैं कि अपने नाती पोतों को खिलाएं अपनी गोद में, ठीक है। और पता नहीं अलग अलग तरह के कि हमारी ख्वाहिश है कि तुम ऐसे हो जाए हो, कि मेरी तबीयत खराब रहती है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी देख लूँ, उसके बाद मैं चैन से मर सकूँ। बेसिकली पेरेंट्स ने आपकी शादी अपना अपनी जिंदगी का फर्ज बना लिया होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली होती है कि ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद वो चैन से मर सकेंगे, और मरने के बाद वो स्वर्ग चले जाएंगे, सब कुछ उनका सही हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि वो आपकी शादी करा देंगे। लेकिन असल बात ये है कि ये प्रेशर इस तरफ से इस वजह से नहीं आ रहा होता है। उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। उनके ऊपर प्रेशर होता है उनके आसपास के लोगों का, क्योंकि आसपास के लोग उनसे सवाल करने लग जाते हैं कि अपने बच्चे की शादी कब कराओगे, तुम्हारा बच्चा, उनके उनकी उनके उस पे पेरेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन लगने लग जाता है कि तुम्हारा बच्चा शादी क्यों नहीं कर रहा है, तुम्हारे बच्चे को तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्या, तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी बात नहीं सुनता है क्या। इन सारी चीजों से बचने के लिए वो आपको प्रेशर में डालते हैं और आपको आपकी शादी कराते हैं या शादी कराने के लिए प्रेशर डालते रहते हैं। जबकि सच बात यह है कि उन्हें आपके ऊपर अपना कंट्रोल बरकरार रखना होगा, जिस वजह से ही अरेंज मैरिजेस इतनी ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि अरेंज मैरिजेस में सबसे ज्यादा पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, दोनों तरफ की फैमिलीज में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसलिए इंडिया में अरेंज मैरिजेस इतनी चलती है, ताकि वो अपनी औलाद पे कंट्रोल बरकरार रखें। तो उनके कोई अरमान नहीं होते हैं, रियली सॉरी टू से। मेन उनका सेल्फिश मोटो होता है कि वो एक इज्जत की जिंदगी जी सकें, आसपास वालों की नजरों में उनकी इज्जत बनी रहे कि उन्होंने अपनी औलाद की अपनी मर्जी से शादी करा दी, वक्त रहते हुए शादी करा दी। फिर आते हैं रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और आसपास के अड़ोसी पड़ोसी। अगर आपके दोस्त लोगों ने शादी कर ली है, आपके रिलेटिव ने शादी कर ली है, आपके पड़ोस के लोगों ने शादी कर ली है, तो उनको ये दिखाई पड़ने लग जाता है कि ये कैसे खुला घूम रहा है। और शादी करने के बाद आई एम 100% श्योर कोई भी खुश नहीं होता है। मैंने जितने भी शादीशुदा लोगों से बात की है, कोई भी अपने पार्टनर की, अपनी बीवी या अपने हस्बैंड की तारीफ नहीं ही कर रहा होता है, परेशान ही होता है। अच्छे हो गए तो उस बात की परेशानी है, शादी हो गई तो बीवी की चिक चिक सुननी पड़ती है, या फिर बीवी के घर वालों की बातें सुननी पड़ती हैं, एंड वाइस वर्सा फ्रॉम द फीमेल साइड, के हस्बैंड उसके ऊपर फोर्स करता है, उसको उसके ऊपर जबरदस्ती उससे काम कराता है, ये सब चीजें उसके मन की बातें पूरी नहीं करता है, मन की मर्जी पूरी नहीं करता है, वगैरह वगैरह।
तो वो लोग खुद तो खुश हैं नहीं, और आप दिखाई पड़ रहे हो खुले घूमते हुए फ्रीली, आपके सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उनको लगता है कि यार ये कैसे रह रहा है, इसको भी फंसाओ इस चीज में। मेन चीज उनके अंदर जेलसी है, इस वजह से वो आपको प्रेशर में डाल रहे हैं कि जब आप भी बर्बाद हो जाओगे तो उनको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है। वो होता है ना कि मैं डूब रहा हूं तो सामने साथ वाले को भी ले डूबो। क्रैब मेंटेलिटी के बारे में बात करी थी ना मैंने पहले, कि एक क्रैब अगर वॉल क्लाइंब कर रहा होता है तो दूसरा क्रैब ये नहीं कि उसकी तरह से वॉल क्लाइंब करे, वो उसके पैर पकड़ के लटक जाता है, वो बेचारा जो चढ़ रहा होता है वो भी गिर जाता है। तो मैं डूबूंगा तो तुमको भी डुबा दूंगा। कुछ बहुत ही सेंसिबल दोस्त हैं मेरे, वो लोग ये कहते हैं कि भाई तुम सही हो, बैचलर लाइफ जी रहे हो, ना तुम्हारा ज्यादा खर्चा है ना तुम्हारी कोई टेंशन है, जो मूवी आती है वो तुम देख लेते हो, जो खाना खाने का जो मन होता है वो तुम कर लेते हो, जब सोना है तब सो जाते हो। तो जो ये नहीं कर पा रहा है वही आपको ये बात सलाह देगा ना कि इस चीज में आ जाओ। और लास्ट में आती है सोसाइटी की बात। सोसाइटी में आपको मूवीज दिखाई जाती हैं जिसमें मोस्टली लव स्टोरीज होती हैं। लव स्टोरी में एंडिंग यही होती है कि लड़का लड़की की शादी हो गई। बैंक में, अलग अलग इंश्योरेंस में, इन सब चीज़ों में आपको स्कीम दी जाती है कि अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपको इतना ये फायदा होगा। अलग अलग तरह की स्कीम्स किसी न किसी तरह से कॉरपोरेट कल्चर में भी, अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट उस हिसाब से हो जाती है, बेहतर होती है। और सिंगल इंसान को ऑफिस में बैठाया जाता है, शादीशुदा इंसान को घर जाने दिया जाता है टाइम पे, वगैरह वगैरह। और ये मीठा प्रेशर है, ये मीठा प्रेशर है कि सोसाइटी किस तरह से आपको लुभा रही है शादी करने के लिए। लेकिन अगर उसके डेप्थ में जाया जाए तो फायदा क्या है सोसाइटी का। मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें सोसाइटी को स्ट्रक्चर चाहिए होता है, सिस्टम चाहिए होता है। सोसाइटी चाहती है कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पैदा हों तो उनकी सिस्टम चलता रहे, क्योंकि उनको लेबर मिलेगा, उनको ऑफिस में काम करने के लिए लोग मिलेंगे। अगर आपने शादी कर रखी है तो आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से आप जॉब फ्रीली नहीं करोगे, आप जॉब में बंद के रहोगे। आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, लेकिन तब भी आप काम करते रहोगे। जो इंश्योरेंस कंपनीज आपको लाइफ इंश्योरेंस बेच रही होती है उनका धंधा तो इसी बेसिस पे चल रहा होता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी बीवी के पास पैसे आ जाए। ये क्या बात हुई यार। इस वजह से, इस डर से तुम पैसे जमा कर रहे हो एक जगह पे कि मैं कल को मर गया तो वो पैसे, मेरे ही जमा किए हुए पैसे मेरी बीवी को मिल जाएंगे। और आधे से ज्यादा टाइम लोग उस एज ब्रैकेट में मरते भी नहीं है और वो उनके जो प्रीमियम है वो वेस्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा ही करना है तो कहीं और ढंग की जगह पे इन्वेस्ट कर लो, बीवी के लिए एक अलग अकाउंट बना लो, उसमें पैसे डालते जाओ। और नहीं तो स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी सीख लो। वो नहीं करना है, डर का माहौल बना रहेगा और बस आप उसमें घिसते रहेंगे, पिसते रहेंगे। अब बात आती है कि अगर इन सब लोगों को ये सारी बातें खुल के बोल दी जाएं तो फिर वो इसको मानते भी नहीं है। मैं अपने दोस्तों को अगर बोल दूं कि तुम शादी करके खुश हो कि नहीं हो, अंदर ही अंदर उनकी हालत खराब होगी, लेकिन तब भी वो कहेंगे कि नहीं नहीं भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बच्चे पैदा करके बहुत खुश हूँ, मैं तो बीइंग अ फादर बीइंग अ मदर इज द बिगेस्ट थिंग, इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। पेरेंट्स आपके कहेंगे कि अगर हम नहीं होते, हमने शादी ना की होती तो तुम कैसे होते। सोसाइटी कहती है कि अरे मेच्योरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से ही आती है, शादी करने के बाद ही आती है। लाइफ में तुम सेटल ही तभी होगे जब तुम शादी करोगे, तुम्हारी जिंदगी का सार है शादी, तुम्हारी जिंदगी अधूरी रहेगी जब तक तुम किसी के साथ नहीं रहोगे। और ये सब लोग ही, आपके पेरेंट्स,
दोस्त, सोसाइटी अपने बचाव में यही बात कहेंगे कि अरे बुढ़ापे में तुम्हारे साथ कौन होगा, अकेले रह जाओगे। तो क्या गारंटी है कि वो लोग अकेले नहीं रहेंगे? जो एक तो आज के टाइम पे ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है, आप बुढ़ा क्या गारंटी है आप बुढ़ापा देख ही पाओगे? और जो बुढ़ापा देख रहा है उसमें भी तो यही होता है। क्या हस्बैंड वाइफ कोई भी साथ में मर जाता है क्या? नहीं ना। पहले किसी की डेथ होती है, फिर उसके बाद कुछ लंबे टाइम के लिए तो अकेले रहता ही है वो। तो वो 4-5 साल का अकेलापन तो आपको झेलना ही झेलना है। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से पूरी तरह से परेशान हो चुके होते हैं बुढ़ापे में। अब बस क्योंकि अब तो जिंदगी निकल गई है, जहाँ इतने साल गुजार लिए वहां थोड़े से और सही, लेकिन वो तब भी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे होते हैं। तो अकेले तो वो भी। बच्चों की बात अगर करी जाए तो बच्चे सबके बाहर पढ़ने के लिए चले गए होते हैं, वो लोग अकेले वहां पे भी हैं। नाती पोते खिलाने की आज के टाइम पे कितने ही लोग, कितने ही माँ बाप दादा दादी बन के, नाना नानी बन के नाती पोते खिला पा रहे हैं। सबके सब वीडियो कॉल पे ही चल रहे हैं। ये सब चीजें इस तरह के बहाने ये इस वजह से बनाते हैं क्योंकि पहले भी मैंने एक वीडियो में बात करी है कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में। सिगरेट पीने वाले को पता होता है कि सिगरेट उसके लिए हार्मफुल है हेल्थ के लिए, लेकिन नहीं, वो तब भी सिगरेट पीता है ये सोच के, ये कह के कि अरे मर तो वैसे भी जाना है, तो कम से कम मजे लेते हुए मरो। तो वैसे ही शादी की बात पे, शादी पे अगर सवाल कर लिया जाता है तो सबसे पहले वो सवाल उनको अपने ऊपर लगने लग जाता है कि मैंने जो किया क्या वो गलत था क्या? लेकिन फिर भी वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट चिपका देंगे आपके सामने कि अरे सब कर रहे हैं, तुझे भी करनी पड़ेगी। मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाई थी अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज पे, कि उसमें मैंने यही कहा था कि मैरिज कौन सी भी तरीके से करो, पहले आप सामने वाले से सवाल करो। अगर जवाब आए कि सब कर रहे हैं इसलिए शादी करनी है, तो भाग जाओ। काफी लोगों ने पूछा था मेरे से कि इसके पीछे क्या रीजन है, ये तो सब लोग ही तो शादी करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है सोलोमन एश कंफर्मिटी टेस्ट। उसमें इन्होंने कुछ 10-12 लोगों का एक ग्रुप बनाया, जिसमें से 8-9 लोग उनके खुद के ही थे और एक इंसान अलग था, ठीक, रैंडम पर्सन था। और उन्होंने पिक्चर्स दिखाई बहुत सारी, जिसमें एक साइड पे एक लाइन थी और उसके आगे 3 लाइन थी, अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइजेस की। और उन्होंने पूछा कि ये वाली लाइन इन तीनों में से किसके बराबर है। तो पहले शुरुआत में तो रैंडम आए, सबने अपने अलग अलग दिए या सही भी दिए, जो सही समझ में आ रहा था। कुछ टाइम के बाद ऐसा होने लग गया कि जो उनके खुद के फिक्स्ड किए हुए लोग थे, उन लोगों ने डेलिबरेटली रॉन्ग आंसर्स देने शुरू कर दिए। और ये जो रैंडम इंसान था, वो उनकी देखा देखी, वो भी इवन दो कि उसको दिख रहा है कि इन 3 में से ये उंगली बराबर है, ये लाइन बराबर है, लेकिन अगर बाकी सब लोग इस उंगली पे या इस लाइन पे अगर वोट कर रहे हैं, तो वो भी ये करने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको सबके साथ रहना था, गलत आंसर दे रहा है साथ रहने के चक्कर में। केबीसी में भी आपने देखा होगा कि किसी को कोई जवाब सही पता था लेकिन हल्का सा डाउट हुआ, तो उसने ऑडियंस पोल लिया। ऑडियंस पोल में अगर ऑडियंस ने सबने, मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस ने अगर गलत जवाब ही दिया है, तो इवन दो कि उसको सही जवाब पता था, तब भी उसने गलत जवाब मार्क कर दिया और उसके बाद फिर वो आउट हो गया। इसी वजह से शादी करना, जस्ट बिकॉज के सब लोग शादी कर रहे हैं, सही नहीं है। और वैसे भी एक महान आदमी ने कहा था, इफ एवरीवन इज थिंकिंग अलाइक देन नोबडी इज थिंकिंग। क्योंकि सबके सब लोग एक जैसा नहीं सोच सकते हैं, हर इंसान में फर्क होता है। और मेजॉरिटी
में कभी भी आपको समझदार लोग नहीं मिलेंगे। समझदार लोग हमेशा स्कार्सिटी में मिलेंगे। मूर्खों की तादाद हमेशा ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि भीड़ जो है वो मूर्खों से बनती है। जो सोचता नहीं है वो भीड़ का हिस्सा बनता है। और अगर आप मेजॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मूर्खों को फॉलो कर रहे हैं। तो द चॉइस इज योर्स। वैसे इसका मतलब ये भी निकलता है कि जिन लोगों ने शादी की है वो मूर्ख थे। तो हो सकता है कि उनको कोई ऐसा इंसान मिला जिसके लिए वो मूर्ख बनने के लिए तैयार होगा। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जिसके लिए आप ये सारे सवाल करना बंद कर दें, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को भूल जाएं। उन क्वेश्चंस को के ऊपर से निकल के आप फिर भी उस चीज में अगर पढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करिए। उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज के लोग कह रहे हैं, बहुत सवाल कर रहे हैं, पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, दोस्त यार मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए शादी करना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। तो मूर्ख बनने के लिए पहले आप एक ऐसे इंसान को ढूंढे, उसके बाद आप बेझिझक मूर्ख बने और भीड़ का हिस्सा बने।